तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड के बारे में। टाटा एल्क्सी के अंदर बने हुए हैं या फिर माल बेचकर निकल चुके हैं, क्योंकि टाटा एल्क्सी के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से नेगेटिव खबरों का सिलसिला चल रहा था। तो देखिए, काफ़ी सारे लोग अभी बहुत घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि टाटा एल्क्सी का शेयर नीचे 5,000 जा सकता है, 4,000 जा सकता है, 3,000 जा सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकरेजेस यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए, काफ़ी सारे जो खबरें चली हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जब न्यूज़ चैनल में बड़े बड़े आपको बताया जाता है कि ये स्टॉक ये यहाँ पे गिरावट हो सकती है, यहाँ पे इसके नेगेटिव रुझान देखने को मिल सकते हैं, तो फिर जो भोले भाले निवेशक होते हैं, जिन्होंने मेहनत की कमाई बाजार के अंदर लगाई हुई होती है, वो क्या काम करते हैं, वो ये करते हैं, किसी ने 9,500 रुपये के आसपास ख़रीदा होगा तो बेचकर टोटल एग्जिट मारते हैं कि ये स्टॉक जब नीचे चला जाएगा तब इसके अंदर खरीदारी कर लेंगे। दोस्तों, इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या आज ही करोड़पति स्टॉक मार्केट से बनना है, या फिर कुछ वेट, अपने आप को कुछ समय देना है? तो देखिए, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो बाज़ार के अंदर सही तरीके से पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि किसी कंपनी के अंदर ये नहीं पता होता है कि कितने नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे और कितने ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। आज की डेट में 8,800 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। टोटल आईटी पैक यहाँ पे गिर रहा है, तो आईटी के अंदर गिरावट है, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। तो इसलिए डाउन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आईटी क्यों गिरा? बॉन्ड यील्ड की वजह से। तो अमेरिका के अंदर सारा उथल पुथल वहाँ पे हो रहा है, तो जिसकी वजह से नेगेटिव रुझान, क्योंकि ये जितनी भी आईटी कंपनी हैं, ये ज़्यादातर पैसा कहाँ से कमाती हैं? बाहर से कमाती हैं। क्या हमेशा आपको पूरा आईटी के अंदर डाउन मूवमेंट ही देखने को मिला है? आईटी पैक पूरा लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम लोग कहाँ घिरे रहते हैं? आईटी के अंदर घिरे रहते हैं। कोई कैसी चीज़ आप देख लीजिएगा अपने आसपास, चाहे वो आपका मोबाइल क्यों ना हो, चाहे वो आपका लैपटॉप क्यों ना हो, चाहे आपको जब आप मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वो क्यों ना हो, तो सुबह उठने से लेकर रात को हम पूरे दिन आईटी के अंदर घुसे रहते हैं, घिरे रहते हैं। यहाँ पे जब हम एटीएम में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, तो वहाँ भी हमें आईटी देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि ये थोड़ा बहुत अप डाउन तो देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टूटेगा नहीं। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर और बढ़त देखने को मिलेगी। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूड हो चुके हैं, रोबोटिक सिस्टम, एआई। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले दिनों के अंदर और बढ़ेंगी। कोई आपसे कहे कि आगे आने वाले दिनों के अंदर रोबोटिक सिस्टम पर कोई कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, और अब से ठीक 5 साल के बाद में यहाँ पे वो जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उनके अंदर बड़ी मात्रा में रोबोट यहाँ पे उतारने वाले हैं, तो फिर आप क्या काम करेंगे? आप फिर उन कंपनियों के अंदर पैसा लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन गेम ये देखने को मिलता है कि जब बाज़ार के अंदर हम लोग इस उम्मीद के साथ में आते हैं कि उस कंपनी के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए, उस कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तभी हम लोग को एक वहाँ से वीक पॉइंट देखने को मिलता है कि अब शेयर प्राइस नीचे जाने वाला है, दूर हट जाइएगा इस कंपनी से, क्योंकि इसके अंदर तो अब पैसा नहीं बनने वाला है। यही सारी कहानी, यही सारी चीज़ें कौन पैदा करता है? ये सारी चीज़ें पैदा करते हैं ऑपरेटर्स। बहुत बड़े गेमर्स होते हैं, माइंड रीड कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कहाँ एक निवेशक टूटने वाला है, कहाँ एक निवेशक खरीदारी करने वाला है, और कहाँ एक निवेशक बिकवाली कर सकता है। उन्हें पता है कि आप 8,808 रुपये पर, अगर आपने ऊपर 10,700 पर भी खरीदारी कर रखी है, तो आप 8,800 रुपये पर बिकवाली नहीं करने वाले हो। आप कहाँ पर टूटोगे? जब आपको पैनिक यहाँ पे दिखाया जाएगा, ये स्टॉक लगभग 7,500 रुपये के आसपास पहुँचाया जाएगा, ये स्टॉक नीचे लगभग 7,000 रुपये पहुँचाया जाएगा, 5,000 पहुँचाया जाएगा, तब आपको पैनिक दिया जाएगा कि अब आप पैनिक में आ जाइएगा और आप क्या काम करेंगे? स्टॉक को बेच देंगे। और फिर शुरू होती है असली कहानी। अचानक से आपको तेज़ी देखने को मिलती है, और फिर काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि काश मैं कुछ दिन और रुका रहता, तो फिर इस स्टॉक के अंदर मेरा पैसा बन जाता, या फिर मेरा पैसा डूबता नहीं। इसके अलावा जो लोग अभी 10,700 तक स्टॉक गया था, तो अभी देखिए जितना ऊपर जाएगा तो काफ़ी सारे निवेशक तो यहाँ पे खरीदारी करते रहेंगे। तो उन्हें क्या गेम के यहाँ पे खेलना है कि आप बिकवाली कहाँ पे करेंगे? आप बिकवाली करेंगे नीचे, जब ये स्टॉक आपके प्राइस से नीचे चला जाएगा। और ख़रीदारी कहाँ करेंगे? खरीदारी करेंगे आप ऊपर, जब स्टॉक लगातार बढ़ता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अभी फ़िलहाल की डेट में वो सिचुएशंस नहीं आई है जो कि पैनिक वाली है। मतलब यहाँ पे पैनिक इस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो पैनिक जब होगा जब ये स्टॉक नीचे चला जाएगा। तो फिलहाल की डेट में यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल निश्चिंत, एक भी शेयर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का ये कंपनी कारोबार कर रही है, बिजनेस कर रही है, सारी चीज़ें अब से ठीक 5 साल के बाद में अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में ही देखने को मिलेगी। आईटी डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो दोस्तों, ये कंपनी, जैसे कि मैंने आपको पिछली कई वीडियो में लगातार बताया कि कंपनी काम क्या करती है, तो 2 सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम करती है।
पहला है इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, नए नए सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें ये कंपनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन तैयार करते हैं। इसके अलावा जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनके साथ में जुड़ी हुई हैं और मैकेनिकल डिज़ाइनिंग का कंपनी ये काम करती है। यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशंस का ये कंपनी काम करती है। इसमें ये कंपनी टेक्निकल कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है और ये कंपनी नेटवर्किंग टूल्स पर भी काम कर रही है, मैकेनिकल टूल्स भी प्रोवाइड कराती है, जो कि काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अब बड़ी बात है कि शेयर प्राइस के अंदर अचानक तेज़ी हुई क्यों। अगर आप तेज़ी की शुरुआत माने तो ये तेज़ी आपको देखने को मिलेगी लगभग 2013 में। 2013 से पहले स्टॉक आपको लगभग 100 रुपये से नीचे दिखाई देता था। शुरुआत हुई थी 1999 में, तो तब आपको ये प्राइस देखने को मिला करता था। तो एक्चुअल में जो शुरुआत थी तेज़ी की वो 2001 के अंदर ही हो चुकी थी, लेकिन तब सही तरीके से इस कंपनी को रीड नहीं कर पाए काफ़ी सारे निवेशक, काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं यही सोचते रहे कि हाँ एक दिन इस कंपनी का बड़ा फ्यूचर होने वाला है। तो अब धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब 2001 की बात है, एक छोटा सा आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, मुझे याद आया, तो 2001 में कंपनी ने अपना पहला डेवलपमेंट सेंटर खोला था टेक्नो पार्क के अंदर। तो वहाँ पे क्या काम किया इस कंपनी ने, एक बड़ी डील कर डाली यूएसए के साथ में। तो यूएसए के साथ में जो डील इस कंपनी ने की थी वो डील तब से लेकर अब तक यहाँ पे चल रही है। और इसमें ये जो डील थी ये मैकेनिकल डायनेमिक्स के रिगार्डिंग थी, एक बड़ा समझौता यहाँ पे हुआ था। कंपनी ने उसके बाद में 2002-2003 के अंदर कनाडा के अंदर और जर्मनी के अंदर अपने ऑफिसेज खोले। अब देखिए लगातार ये कंपनी अपने ऑफिसेज बढ़ा रही है। तो इन देशों के अंदर तो ऑफिसेज की शुरुआत की ही थी, अभी जो ऑफिसेज हैं वो 6 से ज़्यादा हो चुके हैं ग्लोबली, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने फिर जो ऑटोमोटिव का काम था, कम्युनिकेशन डोमेन का भी काम ये कंपनी करती है। 2006-2007 में कंपनी ने जापान के अंदर एक शोर डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना कर डाली। अब ये जो शोर डेवलपमेंट सेंटर था ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि कस्टमर के जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरा किया जा सके और कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में मदद मिल सके। इसके बाद दोस्तों 2006-2007 के बाद से जब तूफानी तेज़ी इस कंपनी के अंदर हुई है, लेकिन शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ ये आपको 2013 के बाद से ही देखने को मिलेगा। बीच बीच में आपको तेज़ी देखने को मिला करती थी, जब ये लगभग 150 रुपये के आसपास पहुंच जाता था, उसके बाद में वापस से गिरावट होती थी। तो यही लेवल आपको बराबर देखने को मिल रहे थे। और नॉर्मल सी बात है, जब कोई प्राइस आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि बीच में तेज़ी भी होती है, गिरावट भी होती है, तेज़ी भी होती है, गिरावट भी होती है, तो दोस्तों बड़ा पैसा बनता है ऐसी कंपनियों के अंदर। और यही काम ये कंपनी 1999 से लेकर और 2012 तक करती हुई चली आई है। तो शुरुआत में तो जो बड़े बड़े निवेशक थे या फिर जो आम निवेशक थे उन्होंने भी बड़ा पैसा इस कंपनी से कमाया और उसके बाद में शुरू होता है तेज़ी का चरण। तो कंपनी ने 2007-2008 के बाद से रुकने का नाम नहीं लिया है और इस कंपनी ने कोयम्बटूर और हैदराबाद के अंदर अपने डेवलपमेंट सेंटर खोल लिए। तो इतने सारे डेवलपमेंट सेंटर खोले गए, फिर तो उसके बाद में आप एक तरीके से कह सकते हैं कि झड़ी सी यहाँ पे लग गई थी। 2007 में ही कंपनी ने सिंगापुर में अपने कदम रखे थे। अभी देखिए इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है जो कि टाटा एलेक्सी सिंगापुर पीटी के नाम से जानी जाती है। देखिए 2008 के अंदर एक तरफा पूरा विश्व महामंदी के दौर से गुजर रहा था और तब इस कंपनी ने ऐसा बड़ा धमाका किया। देखिए ये सारी चीज़ें हमें बैकग्राउंड से पता चलती हैं और हमें ये पता चलता है कि कितनी मजबूत वो कंपनी है। खाली हवाई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसमेंट कितना मजबूत है। क्या वाकई में ये कंपनी डिज़र्व करने लायक है 8,000 का प्राइस है या फिर 20,000 का प्राइस, ये चीज़ सोचने वाली बात है। तो 2008 के अंदर जब पूरा विश्व आर्थिक महामंदी के दौर से गुजर रहा था तो इस कंपनी ने क्या तुर्फ का पत्ता खेला कि एक बेल्जियम सेमटेक ग्रुप के साथ में एक बड़ा समझौता इस कंपनी ने किया और जो सेम बिजनेस करने वाली कंपनियां थी वो छोटी यहाँ पे हो गई। तो उस समय बड़ा एक तरीके से मूवमेंट था इस कंपनी के लिए। और उसके बाद में तो देखिए कंपनी के अंदर तेज़ी हुई है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर ये कंपनी कदम रखी और 2009-2010 के अंदर इस कंपनी ने नॉर्थ अमेरिका में विजुअल कंप्यूटिंग लैब की स्थापना की। 11-12 के अंदर इस कंपनी ने एंटरटेनमेंट और गेमिंग के लिए एक बड़ा समझौता किया। 2013-2014 के अंदर इस कंपनी ने जापानी ऑटोमेटिव के साथ मिलकर ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का डिज़ाइन भी तैयार किया। अभी देखिए ये कंपनी जिस बेस को लेकर आगे बढ़ रही है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अब से ठीक 5 साल के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बढ़ते हुए क्रम में ही दिखाई देंगे। अभी देखिए काफ़ी सारी जो ऑटो कंपनी है उनकी सेल्स भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ये कंपनी काम क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रही है, हार्डवेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है और इस डिज़ाइन से क्या है कि बड़ी बड़ी सफलता भी यहाँ पे इस कंपनी के हाथ में लग रही हैं और ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगी।
इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाली हैं। आज का नहीं सोचना है, 4-5 साल बाद का सोचना है। आपको ये प्राइस बोना लगेगा, 8,800 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। गिर जाता है, गिर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तब तक क्या काम करना है, SIP करना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एक बड़ी प्लानिंग इस कंपनी के अंदर करनी है, थोड़ा थोड़ा करके इस कंपनी के अंदर पैसा जोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये प्राइस इतना महंगा हो जाए कि ये प्राइस भी आपको खरीदने में मुश्किल होने लगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस कंपनी का फंडामेंटल देखें तो 54,922 करोड़ की ये कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू 54,096 करोड़ की है। और स्टॉक पी की बात करते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ा हुआ है, 88 के आसपास इस समय आपको मिल रहा है। तो अभी देखिए जब प्राइस से ऊपर चला गया था तो इसमें और भी आपको तेज़ी दिखने को मिली थी। लेकिन हमें दोस्तों पी को देखकर किसी भी कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करनी है, हमें उस कंपनी की अर्निंग को देखकर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट को देखकर खरीदारी करनी है, सेल्स किस तरह की कंपनी जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कंपनी बराबर निकाल पा रही है, कंपनी के मार्जिन किस तरीके के हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमें कंपनी के अंदर खरीदारी करनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो EV/EBITDA 60.7 के आसपास है। ROC की बात करते हैं तो 47.7% के आसपास देखने को मिल रही है। ROE की बात करें तो 37.2% के आसपास देखने को मिल रही है। और ये कमाल की बात है, जिन कंपनियों की ROC ROI आपको 20% से ऊपर देखने को मिलती है तो साफ साफ समझ जाइएगा कि वे कंपनियाँ हाई ग्रोथ वाली कंपनी हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के ऊपर डेट देखें तो कर्जा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यूशन होने के बाद भी 138 करोड़ का मामूली डेट है। EPS की बात करते हैं 99 के आसपास है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है। कंपनी के पास में 1539 करोड़ का रिजर्व्स है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 621 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। कैश साइकिल नेगेटिव में है तो यहाँ से भी पॉजिटिव संकेत हैं। इसके अलावा प्लेज होल्डिंग देखें तो कोई नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर 14.8% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेस वैल्यू 10 की है। आगे आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी में हम लोग को देखने को मिलेगा, बोनस शेयर्स इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो अभी पॉसिबिलिटी हाई है। इसके अलावा दोस्तों हाल फिलहाल में इस कंपनी ने अपने Q1 के नंबर डिक्लेयर किए। अभी देखिए काफ़ी सारे लोग इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं कि Q2 के नंबर ये कंपनी डिक्लेयर करने वाली है, तो अगले महीने में Q2 के नंबर डिक्लेयर होंगे। और अब तक की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगातार सेल्स बढ़ रही है। अगर इक्का दुक्का क्वार्टर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो लगातार सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार आपको कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 70 करोड़, 94 करोड़, 109 करोड़, 93 करोड़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए, कोविड का बुरा वक्त था जून 2022 में, उसके बाद में 118 करोड़, 144 करोड़, 168 करोड़, लगातार आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगातार आपको तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर आपको लगातार मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, हाथ रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी इस कंपनी में कि ये इसके अंदर वीक पॉइंट है, इसकी वजह से हम इस कंपनी से निकल जाते हैं। तो ऐसी मजबूत कंपनियों के अंदर आपको SIP ही करके चलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर प्राइस गिरता भी है तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि वापस से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसी मजबूत कंपनियों के अंदर बने रहिएगा, क्योंकि ये कंपनी अब से ठीक 4-5 साल के बाद में अगर आप देखेंगे इन कंपनियों को, तब तक तो इन कंपनियों के अंदर आपको बोनस शेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे, स्टॉक स्प्लिट भी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जितने शेयर्स आप इसके अंदर इकट्ठा कर सकते हैं, फिर कितने मल्टीपल शेयर्स आपको इस कंपनी के अंदर आपके हो जाएंगे। और उसके बाद में ये कंपनी डिविडेंड लगातार देती रहेगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे सोच समझ कर हम लोग को चलनी है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो मार्च 2022 तक 2,471 करोड़ की सेल्स से कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी। 21 में 1,826 करोड़ की सेल्स थी, 1,600 करोड़, लगातार सेल्स बढ़ी है। मतलब 2011 से लेकर लगातार सेल्स यहाँ पे बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के मार्जिन भी आपको लॉन्ग टर्म में मजबूत होते हुए दिखाई देंगे और नेट प्रॉफिट भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार बढ़ते हुए क्रम में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर इक्का दुक्का साल छोड़ दिया जाए तो लगातार आपको प्रॉफिट के अंदर तेजी ही देखने को मिली है, मुनाफा बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी आपको लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल के अंदर ये कंपनी 17% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। मतलब हर साल 17% की सेल्स ग्रोथ इस कंपनी के अंदर हो रही है, 17% की, 17% की, 17% की। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो हर साल 32% की ग्रोथ आपको पिछले 10 साल से लगातार देखने को मिल रही है। अब अगर आप इस कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो पिछले 10 साल से 54% का देखने को मिल रहा है। मतलब ये कंपनी
पैसा केवल 2 साल में ही दुगना कर रही है। कमाल की बात है। और अगर आप पिछले 3 साल का देखें तो हर साल 139% के रिटर्न, 139% के रिटर्न, 139% के रिटर्न। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब 1 साल के अंदर ये कंपनी 139% के रिटर्न हम लोग को दे रही है। और पिछले 10 साल के अंदर आप लॉन्ग टर्म का लेके चलिएगा तो पिछले 10 साल के अंदर 54% के रिटर्न हर साल इस कंपनी ने दिए हैं। तो 2 साल में तो ये कंपनी आसानी से हमारा पैसा डबल करने ही वाली है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 34% की देखने को मिल रही है। ये भी बहुत ही शानदार है। अभी अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो शेयर कैपिटल 62 करोड़ का है। कंपनी के पास में 1539 करोड़ का रिजर्व है, लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर बोरोइंग देखें 138 करोड़ की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कंपनी के पास में जो टोटल एसेट है ये लॉन्ग टर्म में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 43.92% की देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ कम हुई है। जबकि अगर एफआईएस की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो बढ़त है। लॉन्ग टर्म में एफआईएस लगातार इस कंपनी में माल खरीद रहे हैं। डीआईएस के हिस्सेदारी की बात करते हैं तो अभी 4.21% के आसपास देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ कम हुई है। आम निवेशकों की होल्डिंग की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कुछ कमी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, मजबूत कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। फिलहाल के डेट में प्राइस भले ही आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा हो, ऐसी कंपनियों के अंदर आपको बने रहने में ही फायदा है। तो लॉस से माल मत बेचिएगा और बने रहिएगा। अभी अगर आप कम से कम 2 साल इस कंपनी को दे देते हैं तो इतना पैसा आपको ये कंपनी जोड़ कर दे देगी और उसके बाद में बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट भी इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न आगे आने वाले दिनों के अंदर बनने वाले हैं। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।